Good morning, students. Welcome to the series Quest Pod. Basically, it is nothing but English का weekly talk, जिसमें English के बच्चों के questions, doubts, queries, study plans, कुछ important tips और बहुत सारे important words जिसको wordsmith में डाला जाता है, grammar geek के कुछ rules, if you can say avoidable solecisms, followed by the big dose of motivation. इन्हीं सारी चीजों को लेकर आता है Quest Pod every Saturday. This is especially for the new students who are listening me for the first time, especially 7th batch के बच्चे कि मैम Quest Pod हमने भी देखना चाहिए क्या? अच्छा है ना, अगर आपको इंग्लिश की कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंग्लिश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता चल रहा है तो क्या बुरा है? Always watch it. चलिए, let's get ready with Quest Pod 19. इस Quest Pod में मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, जैसे कि वोकैबुलरी के बारे में कुछ, फॉलोड बाय कुछ जनरल कॉमन डाउट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो भेजे थे, एंड देन प्रैक्टिस वर्क्स. हम ये क्या कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस वर्क्स, बताइए हमें. बिल्कुल बताती हूं. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी, मैं चाहूंगी स्लाइड को आप अच्छे से पहले पढ़ लें. ओके, दिस इज ऑल अबाउट जिम रॉन का एक स्टेटमेंट, जो एक सेइंग. जिम रॉन इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, a world famous author to many self-help books, and he is also a business consultant. इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि वोकैबुलरी जितनी तुम्हारी होती है उतना तुम्हारा विजन होता है, उतना तुम्हारा आप कह सकते हो फ्यूचर होता है. जितनी कम वोकैबुलरी उतनी कम तुम्हारा विजन, उतना कम तुम्हारा फ्यूचर हो जाता है. कैसे मैम, समझाइए. बताती हूं. I'll make it more simple for you. अगर मुझे संस्कृत के 10 शब्द आते हैं तो मेरी संस्कृत की दुनिया कितनी छोटी हो गई. अगर मुझे संस्कृत के 100 शब्द आते हैं, मेरी संस्कृत की दुनिया बढ़ गई. उस लैंग्वेज से रिलेटेड जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा कॉम्प्रिहेंशन है, वो बढ़ गया. अगर मुझे संस्कृत लैंग्वेज के 1000 शब्द आते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग उस लैंग्वेज में कितनी बढ़ जाती है. सेम जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी एक्सपैंड होती है, उस लैंग्वेज की आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है.
ऑब्वियसली जब आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो आपका नजरिया उस लैंग्वेज में भी बढ़ता जाएगा, आपका विजन बढ़ता जाएगा, आपका फ्यूचर एस्पेक्ट या पर्सपेक्टिव उस लैंग्वेज को लेके बढ़ते जाते हैं. So now students, when it comes to vocabulary, I just want to talk to you with respect to two things. Vocabulary जो चीज है, उनका सबसे रिलेटेड एक कॉमन क्वेश्चन रहा है बच्चों का, मैम I can't remember words. Vocabulary याद नहीं होती और याद नहीं रहती. ये दो क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के टेलीग्राम पे मैं लिटरली थक गई थी. कितनी बार मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी बच्चों को कि वोकैबुलरी याद नहीं होती तो क्या करना है और वोकैबुलरी याद नहीं रहती तो क्या करना है. बट ब्रीफ में एक छोटा सा मैं बताना चाहती हूँ वोकैबुलरी के बारे में. वोकैबुलरी आपको बढ़ाना जरूरी है. उसके लिए पर्पस क्या, अगर आपको आपकी लैंग्वेज एनहांस करनी है तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं. अगर आपको लगता है कि आपको आपकी लैंग्वेज अपडेट करनी है तभी भी आपको अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं. अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, वोकैबुलरी इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर ऑफ अ लैंग्वेज. इफ आई हैव टू सिंप्लीफाई इट, आई कैन से वोकैबुलरी इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर ऑफ अ लैंग्वेज. मीन्स व्हाट मैम? It always needs to be updated. अगर मैं शेक्सपियर के टाइम के मैं बहुत पुराने इंग्लिश वर्ड्स यूज करूंगी पुराने जमाने के, तो आई मे साउंड वेरी वियर्ड, राइट? तो मुझे आज के जमाने के वर्ड्स यूज करना चाहिए. ठीक है. वोकैबुलरी ऐसी चीज है बच्चा जो खुद अपडेट होती है और आपको भी अपडेट करने पे मजबूर करती है, इसीलिए उसको सॉफ्टवेयर ऑफ द लैंग्वेज कहा जाता है. बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि मैम मैंने 2000, 2500 शब्दों की वोकैबुलरी बनाई है. बट मैं आपको बता दूं, आप चाहे कितने भी शब्द लर्न करें, इट इज अ कंप्लीट वेस्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग, आप चाहे कितने भी शब्द लर्न करें, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट. व्हाई मैम इट्स अ वेस्ट? बिकॉज इफ यू डोंट यूज इट, इट मेक्स नो सेंस. सिंपल. वोकैबुलरी यहां रहेगा तो याद भी रहेगी और उसका यूज भी होगा. वोकैबुलरी यहां रहेगी तो कोई फायदा नहीं है. Vocabulary is something which you need to bring it into your usage. That makes sense. Vocabulary यहां रहेगी, सब भूल जाओगे. कितनी बार पढ़ाया है connoisseur. Connoisseur is what? Expert. अगर आपको बोलना यार मेरी मम्मी ना कुकिंग में एक्सपर्ट है, उनके जैसा पनीर कोई नहीं बनाता, क्यों बोल रहे हो एक्सपर्ट? से connoisseur. Vocabulary जितना यूसेज में रहेगी उतना याद रहेगी और उसी के लिए it is there. Vocabulary is always there to use, not to learn. Remember this. Vocabulary is always there to use. You have to use new words. You have to enhance and enrich your language with new words. यहां रखोगे भूल जाओगे. सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को आती है बच्चा कि हम इंग्लिश में इंग्लिश नया वर्ड कैसे यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, मैम आई एम अनेबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंग्लिश सेंटेंस, और उसमें इंग्लिश नया वर्ड डालना तो बहुत ही मुश्किल चीज है. कोई इशू नहीं, आप मराठी हिंदी वर्ड में नया इंग्लिश वर्ड डाल सकते हैं. Doesn't that work out? My mother is a connoisseur of cooking. बोलने से अच्छा मेरी मदर connoisseur है कुकिंग में. connoisseur है कुकिंग में, एक्सपर्ट है कुकिंग में. हो गया ना नया वर्ड. So vocabulary is nothing but the software of a language which needs to be updated every now and then. मैम नए वर्ड्स कहाँ से ले, नए वर्ड्स कहाँ से आते हैं? सबसे बेस्ट होता है start reading books. Books help you to enrich your vocabulary a lot. Read books. Second, read newspapers. Use dictionary. For new words, use dictionary. Next, make your own dictionary. Construct your own dictionary, followed by use new words in your local language, in your own language. In your local language, in your own language, you can start using new English words.
That's vocabulary. And the magic of vocabulary is start replacing old words with new words that you have learned. Start replacing. Start replacing old words with new words. This is something very, very important to know. For example, the word reticent. Reticent यानी ऐसा इंसान, ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है जो बहुत कम बात करता है. You can say close mouthed. You can also say somebody who's laconic. You can also say somebody who is pretty reserved. उसको हम reticent कहते हैं. So आपके फैमिली में, आपके नेबरहुड में कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी पर्सनालिटी है जो reticent है ना. My father by nature is a reticent personality, है ना. मेरे पिताजी reticent है, बहुत कम बात करते हैं, रिजर्व रहते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं. That is reticent. Who refuse to speak much, that is reticent. तो आप क्या करो बच्चा, आपके फैमिली में कोई तो ऐसा होगा. So now start replacing. अरे यार ये बहुत कम बात करता है. क्यों बोलते हो बहुत कम बात करता है? बोलो he is a reticent personality. He is reticent by nature. He doesn't want to speak much. That's reticent. Clear? So आप जितना पुराने वर्ड्स को नए वर्ड से रिप्लेस करोगे, आपकी वोकैबुलरी उतनी एनरिच होती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूज. कंफ्यूज के लिए वी गॉट सो मेनी वर्ड्स. Puzzled, bewildered, confound you can say. So that's confuse. Disconcert, confuse. आप start करिए इसको use करना. ठीक है? So this was all about vocabulary. But vocabulary actually students यहाँ रखोगे useless है. यहाँ रखोगे यूजफुल है. सो वोकैबुलरी का एक्चुअल जन्म यूसेज के लिए हुआ है. ठीक है? और यूसेज के बेसिस पे ही वोकैबुलरी वर्ड्स को डिक्शनरी में ऐड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग एक पर्टिकुलर वर्ड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो फिर उसको डिक्शनरी में लिया जाता है. सो स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी बेसिकली यूसेज पे ही पूरी निर्भरित है. इसलिए बहुत सारे वर्ड्स ऑब्सोलीट भी हो चुके हैं. ठीक है? कोई वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते हैं. दैट इज आर्केक कहते हैं हम उनको, कि कुछ वर्ड है बट उसका पुराना मीनिंग ये था, अभी नया मीनिंग ये है. सो वोकैबुलरी कैसी है ना, समथिंग विच नीड्स टू बी केप्ट अपडेट करते रहना चाहिए आपको हमेशा. ठीक है? नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर स्टूडेंट्स के डाउट्स. आई विल चेक आउट द सम ऑफ द कॉमन डाउट्स. सबसे पहले एसबीआई असिस्टेंट प्री. एसबीआई असिस्टेंट प्री औरंगाबाद और नासिक के स्टूडेंट्स के लिए जो पोस्टपोन हो गई है, तो उनके बारे में तो वीकली टॉक में शुभम सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसका एग्जाम पैटर्न कब क्या कैसे होगा. बट विथ रिस्पेक्ट टू इंग्लिश, आई जस्ट वांट टू ऐड टू इट कि तब तक मैम हम क्या करें, इंग्लिश के लिए हम क्या करें फॉर एसबीआई असिस्टेंट प्री जिनकी एग्जाम पोस्टपोन हो गई है. Those students should focus more only on reading, vocabulary and mock test with analysis. जिनकी एसबीआई असिस्टेंट की एग्जाम पोस्टपोन हुई है, स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम औरंगाबाद एंड नासिक शुड फोकस ओनली ऑन 3 थिंग्स: रीडिंग, वोकैबुलरी, मॉक टेस्ट विथ एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू इंग्लिश. क्लियर? नथिंग बियॉन्ड दैट. मॉक टेस्ट विथ एनालिसिस अकॉर्डिंग टू क्वेस्टपॉट 11 एंड क्वेस्टपॉट 17 चेक करें. नेक्स्ट, एसबीआई असिस्टेंट मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए क्या करना चाहिए, और वैसे भी आईबीपीएस क्लर्क प्री का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो क्या करना चाहिए. सो जो मेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर देम लेट मी टेल यू दिस वन थिंग वेरी क्लियरली. मेंस इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्चुअल रीडिंग, इट्स ऑल अबाउट योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. वोकैबुलरी है लेकिन इतना ज्यादा वेटेज मेंस में नहीं रखती है. एक्सपेक्टेड है जब बच्चा मेंस दे रहा है तो उसका एक प्रॉपर लेवल ऑफ वोकैबुलरी उसकी एस्टैब्लिश्ड हो गई होगी. सेम, तो मेंस के लिए 3 काम बहुत अच्छे से करने हैं. रीडिंग, बट रीडिंग में एटलीस्ट 2 से 3 एडिटोरियल के आर्टिकल्स ऐड करने हैं. सेकेंड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करना है, डेली 2 आरसीज डेली 2 करने हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर मेंस एग्जाम यू हैव टू गो फॉर मॉक टेस्ट विथ एनालिसिस. आप अगर वीकली 2 भी मेंस के मॉक टेस्ट देते हैं तो चलेगा. मेंस के लिए वीकली 2 मेंस के मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं इंग्लिश के विथ एनालिसिस, विथ प्रॉपर एनालिसिस, तब भी चलेगा. ठीक है? नेक्स्ट, समरी राइटिंग जमत नहीं. मैंने एज इट इज उसको मराठी वर्ड्स में लिखा है बिकॉज बच्चों ने ये कहा ही था कि समरी राइटिंग जमत नहीं.
and they have done it really this way. Vocabulary याद नहीं रहती, स्कोर का क्या करे, कंसिस्टेंसी विथ रिस्पेक्ट टू रीडिंग नहीं रहती है. एज इट इज जो बच्चों के कुछ क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स थे मैंने वहां यहाँ पे लिए. समरी राइटिंग जमत नहीं, दिस इज स्पेशली फॉर 7th बैच स्टूडेंट्स जिनको बुक में से मैंने काफी स्टोरी बुक्स दिए हैं जिसमें से एक स्टोरी की समरी लिखनी थी, या उन बच्चों के लिए जिनको बुक रिव्यूज नहीं जम रहे. स्टूडेंट्स जब तक आप वो चीज को एक्चुअल में अपने साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपको आएगी नहीं. ओके, सिंपल एज दैट. फर्स्ट टाइम जब मैं रोटी बनाऊंगी तो मेरी रोटी कभी गोल बनेगी ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो गोल नहीं बन रही तो मैं बनाऊंगी नहीं. कितना इलॉजिकल साउंड कर रहा है ना. मतलब जब वो गोल बनेगी तब मैं बनाऊंगी, जब तक गोल नहीं बनेगी मैं नहीं बनाऊंगी. तो आपकी मम्मी अगर आपने ये सेंटेंस बोला तो इतने फटके मारेगी, क्योंकि बेटा तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगी वो गोल कैसे बनेगी. अगर आपको परफेक्शन लाना है राइटिंग में, चाहे समरी राइटिंग हो, बुक रिव्यू हो, ऐसे है, लेटर राइटिंग है, तो फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इट डेली. जैसे आता है वैसा लिखो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मराठी मिक्स, पूरा मराठी में लिखो तब भी चलेगा, बट यू हैव टू राइट फॉर दैट. नेक्स्ट, वोकैबुलरी याद नहीं रहती, मैंने आपको पहले भी बोला है. यहां रखोगे याद रहेगी, यहां रखोगे भूल जाओगे. यहां रखने का एक ही तरीका है, स्टार्ट यूजिंग न्यू इंग्लिश वर्ड्स in your summary writing, book review writing, movie review writing, in your daily local language. That will also help. स्कोर के बारे में क्या करें, आज ये क्वेश्चन को ना मैं लास्ट मोटिवेशन से कनेक्ट करूंगी. ठीक है, ये स्कोर मेरा नहीं आ रहा है, मेरा स्कोर इतना करने के बाद भी नहीं आ रहा है. देयर आर ऑलमोस्ट 5 to 7 स्टूडेंट्स जिनका ये कॉमन क्वेश्चन था कि मैम मैं इतना इंग्लिश का पढ़ रहा हूं, मेरा स्कोर नहीं आ रहा है. इस क्वेश्चन का आंसर मैं मोटिवेशन से कनेक्ट कर रही हूं, वो आंसर आपको वहां मिलेगा. कंसिस्टेंसी विथ रिस्पेक्ट टू रीडिंग नहीं रहती है, और अगर आपने रीडिंग में कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो स्कोर वैसे भी नहीं आता है. देखो बच्चा, इनिशियली जो कंसिस्टेंसी का डायग्राम है ना, उसको मैं बता दूं, कंसिस्टेंसी को इनिशियली लाना बहुत मुश्किल होता है. उसके बाद कंसिस्टेंसी को सस्टेन करना इनिशियल पार्ट में भी मुश्किल है. एक बार उसकी तुमको आदत लग गई तो फिर छोड़ना मुश्किल है. जैसे मैम देती हूँ एग्जाम्पल. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई विल नॉट टेक द नेम, रीजन इज बच्चे इसको ऑफेंसिव ना ले ले, इसलिए मैं बच्चे का नाम नहीं लेना चाहूंगी. आई स्टिल रिमेंबर वो ऑफलाइन बैच थी और वो बच्चा मेरे पास आया था एंड ही वाज लाइक, मैडम कुछ भी बोलो मैं करूंगा, मुझे इंग्लिश में स्कोर लाना है. ठीक है, उसने को जैसे बताया रीडिंग उसने शुरू की. शुरू के 5-6 दिन उसको रीडिंग शुरू करना बहुत मुश्किल गया. इनिशियली इट वाज वेरी टफ फॉर हिम टू स्टार्ट रीडिंग. लेटर ऑन 5-6 दिन के बाद जब उसको अच्छा लगने लगा बुक्स पढ़ना, सुधा मूर्ति जी के छोटे स्टोरीज पढ़ना, तो मैंने उसको न्यूज़पेपर रीडिंग पे लाया. न्यूज़पेपर रीडिंग इनिशियली उसको 10-15 दिन बहुत मुश्किल गई, लेकिन मैंने जबरदस्ती की तो बच्चा पढ़ता ही रहा. 15-16 दिन के बाद उसको पढ़ना न्यूज़पेपर अच्छा लगने लगा. उसकी बाद में ऐसी आदत बन गई थी कि बिकॉज उनके फैमिली में कुछ बाद में इश्यूज हुए थे, किसी की तबीयत खराब थी, बट इतना फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम होने के बाद भी वो बच्चे ने कहा कि मैम जब तक मैं द हिंदू का 1 से 2 आर्टिकल्स नहीं पढ़ता ना मुझे नींद नहीं आती. उसको एडिक्शन हो गया था. अगर आपको एडिक्ट होना ही है तो अच्छी आदतों का होना, और वो बच्चा वैसा हो गया था. फाइनली ही मेड इट टू ऑलमोस्ट 4 एग्जाम्स. 4 रिजल्ट्स दिए उस बच्चे ने. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इनिशियल इट्स टफ, maintaining and sustaining that habit is tough, but once you are habituated to that particular thing, दुनिया की कोई ताकत तुमसे वो आदत छुड़ा नहीं सकती है, और वो बहुत अच्छी आदत है. सो इनिशियल फेज टफ है, छोड़ो मत, और एक बार आदत लगा लो. आदत लग गई तो फिर आपको कोई इससे छुड़ा भी नहीं सकता. नेक्स्ट, ओके, सो दिस इज प्रैक्टिस वर्क्स. प्रैक्टिस वर्क्स में क्या फंडा है? प्रैक्टिस वर्क्स का फंडा क्या है मैं आपको प्लीज बता देती हूँ, थोड़ा सा देख लो. देर आर 2 स्टूडेंट्स जिनका मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किया है. द फर्स्ट इज किशोर. किशोर के स्कोर्स मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी. किशोर के स्कोर्स टेलीग्राम पे वैभव सर यहाँ पे दिखा रहे हैं. इफ यू कैन सी हिज स्कोर्स मैंने भेजे हैं, और किशोर को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा स्कोर है. क्यों? क्योंकि किशोर ने ना आंखें बंद करके कंसिस्टेंटली वो फॉलो किया था जो मैंने उसको बोला था.
रिजल्ट का उसने सोचा ही नहीं, करते जा रहा है। मैंने कहा था तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, एनालिसिस करते रहो, स्कोर का सोचना ही मत। एंड वन फाइन डे ही इज गेटिंग दिस स्कोर। सो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा स्कोर है। द ओनली रीजन इज कंसिस्टेंटली ही वाज डूइंग इट। सो प्रैक्टिस वर्क्स में क्या होता है, प्रैक्टिस करते समय ना हर दिन का रिजल्ट मत देखो। हर दिन अरे यार अभी सपोज जिम जा रहे हो, आज जिम मार दिया, मसल बन गया क्या, मेरा बॉडी बन गई क्या? नो, दैट इज नॉट द वे टू प्रैक्टिस। द वे टू प्रैक्टिस इज यू नीड टू कीप डूइंग without looking at the result. Just focus on the direction of the practice कि मैं correct direction में practice कर रहा हूं या नहीं, rather than focusing on the goal of the or the result of the practice. Just focus on the direction of the practice. सही मैं मार रहा हूं नहीं मार रहा हूं डंबल, whatever, मेरा सही जिम की exercises हो रही है नहीं, that you should focus on. And the other person that I want to talk about is, you can see this, Anand Shinde. Anand ने almost 1000 vocabulary words जमा किए इस बच्चे ने, और I am really surprised that he has done or he has made up his own dictionary. You can check. मैं सर को मैसेज किया है, सर आपको ये शेयर करेंगे. आनंद शिंदे, he has reached 1000 vocabulary mark, or other than batch and sessions he has done this. He has completed 11 books and he has seen an improved version of himself. It's all because of you. कहने का मतलब है कि इट्स अ बिग अचीवमेंट. आपने 11 किताबें पढ़ी है. आप इमेजिन कर रहे हो आपका विजन कितना ब्रॉड हो गया, आपकी मेच्योरिटी किधर जा रही है, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है. सो व्हेन यू हैव दिस नॉलेज पूल ऑफ 11 books that you have read and 1000 vocabulary other than sessions, you can just imagine कि आप किस education के level पे चले गए हो. So students, this is what Anand has done and this is what Kishore has done. I really appreciate both of them कि practice works. Practice करते रहो, results आपके confirm आएंगे, but तुम practice मत छोड़ो और हर दिन की practice पे result मत expect करो. ठीक है? Keep it up, both of you. I'm really proud of you, Anand and Kishore. Okay, let's get started with wordsmith. आज के नए words. आज का सबसे पहला word लेते हैं हम. That is exasperating. Exasperating यानी आपको annoy करना, चिढ़ाना, infuriate करना, irritate करना. Generally, when students don't complete their assignments, the teacher obviously gets exasperated. चिड़चिड़ी हो जाती है. Students who don't study, obviously they are the ones who exasperate the teacher. चिढ़ाते हैं टीचर को, गुस्सा दिलाना, that is exasperate. किसी को गुस्सा दिलाना is exasperate. This COVID-19 pandemic is now exasperating the whole world. It's annoying. चिड़चिड़ा बना रहा है हमको ये COVID-19 pandemic. Exasperate. गुस्सा दिलाना, चिड़चिड़ा बनाना, that's exasperate. Masquerade. The second word is masquerade. Masquerade basically जो आप हो वो नहीं दिखाना. Disguise करना. Disguise यानी छिपाना अपने आप को. ठीक है, अपने आप को छिपाना, जो आप एक्चुअल हो वो नहीं दिखाना. That's masquerade. फॉर एग्जाम्पल, ये तो बहुत कॉमन सीन है, आपने देखा होगा कि जनरली जब घर पे गेस्ट आते हैं और मम्मी आपके ऊपर अगर एग्जैस्परेटेड है, तभी भी वो मारती नहीं है, गेस्ट के सामने बहुत अच्छी बात करती है. गेस्ट जाने के बाद अब तुझे बताऊंगी. डू यू रिमेंबर दैट सीन? आई हैव सफर्ड दिस मेनी टाइम्स. तो मैं क्या करती थी, गेस्ट के पीछे ही रहती थी, क्योंकि अगर गेस्ट हो घर में, मेहमान हो घर में, तो मम्मी गुस्सा नहीं दिखाती है, और गेस्ट जाने के बाद थांब यांना जाऊ दे मग तुला दाखवते. दैट इज मैस्करेड. बेसिकली डिस्गाइज वन सेल्फ. जो आप हो वो नहीं दिखाना, छुपाना. फॉर एग्जाम्पल, when my mother is exasperated, she generally shows off or she pretends the masquerade of politeness in front of the guest. अंदर से बहुत गुस्सा है लेकिन ऊपर से इतना अच्छा बताती है, और फिर गुस्सा फटके दूंगी तेको वो जाने के बाद. दैट इज मैस्करेड. यू डिस्गाइज योरसेल्फ
ओके तुम बेसिकली अपने आप को जो ओरिजिनल हो वो छुपाते हो, दैट इज मैस्करेड. नेक्स्ट डिप्लोर, इसका एक और एग्जाम्पल है मैस्करेड का. मैं बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, श्रीदेवी की मूवी जुदाई देखी थी आपने? उसमें वो अपने फ्रेंड को क्या बताती है? सब झूठ बताती है. ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी. ओरिजिनली शी इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बट वो अपनी फ्रेंड को, ये सीन में आप देख सकते हैं, क्या बताती है कि नहीं यार मेरे पास ना बहुत बड़ा बड़ा है, बट ओरिजिनली उसके पास कुछ होता है. दैट्स मैस्करेड. यू ट्राई टू डिस्गाइज योरसेल्फ, अपने आप को आप छिपाते हो, अपनी ओरिजिनलिटी को छिपाते हो, दैट इज मैस्करेड. नेक्स्ट डिप्लोर. डिप्लोर इज बेसिकली रिग्रेट करना, लेमेंट करना, दुख व्यक्त करना. दैट्स डिप्लोर. क्लियर? इट्स अ वर्ब. दैट्स इजी. नेक्स्ट मैमथ. मैमथ यानी समथिंग वेरी ह्यूज. Gigantic. Gigantic, we pronounce it. Gigantic is huge. Mammoth, it's basically an animal. So gargantuan भी कहते हैं इसको, जो बहुत ही बड़ी कोई चीज है, बहुत ही surprisingly big है. That's mammoth. Next, condone. Condone is basically ऐसा word जिसमें it's a verb. तो condone में जो चीज बुरी है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो, दैट्स कंडोन. जो चीज बुरी है पता है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो, दैट्स कंडोन. फॉर एग्जाम्पल, many people find violence as a condoning thing. Okay, that's, they find it acceptable. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें. Many people find corruption as a condone. Right? They find it to be acceptable. Ominous. Ominous is inauspicious. ऐसी चीज जिसको आप कहते हो कि अच्छी नहीं है. जैसे इंडिया में ये चीज को ominous माना जाता है, अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो that's ominous thing for Indians. Yes, काली बिल्ली रास्ता काट जाना, this is an ominous thing. Inauspicious, इसको आप अपशगुन कहते हैं basically. ठीक है? So these are the vocab words, wordsmith words. Exasperating, masquerade, deplore, mammoth, condone, and ominous. Clear? Let's go for the next part, and that is grammar geek. Grammar geek में आज specially मैं लेना चाहती हूँ question tags. Today I'm going to take something with respect to question tags. Question tags banking में तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, but it is generally asked in other competitive exams like staff selection and other exams. Question tag में क्यों यूज होता है? बेसिकली क्वेश्चन टैग क्या है? स्टेटमेंट को जब आप एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के पूछते हो, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग क्यों है? जब स्पीकर अपनी बात सामने वाले को मनवाना चाहता है और ये सुनना चाहता है कि मैं सही बोल रहा हूं, तो क्वेश्चन टैग आता है. जैसे मैंने तुमसे कहा था ना, है ना, है ना, दैट इज क्वेश्चन टैग. स्पीकर जब अपनी बात सामने वाले से कंफर्मिटी लेता है, मनाना चाहता है, सही साबित करना चाहता है, तो वो क्वेश्चन टैग लगाता है. अब इसको कैसे यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग को? नाउ प्लीज लिसन. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आता है. अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आता है. आर यू कमिंग? आरंट यू? दिस वे. Let's go. We often use question tags when we expect that the other person should agree with our statement. Okay? So positive है तो negative question tag and vice versa. She is a doctor. Is तो क्या आ गया? Isn't. Next, अगर statement negative है, he isn't here तो is he. She is a doctor. Isn't she? He is here. Isn't he? Positive sentence, negative question tag. Negative sentence, positive question tag. Clear? Okay, let's go with more about question tags. अगर आपके सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी है तो दैट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग. जैसे कि जेम्स, ओके मॉडल ऑक्सिलरी वाला लेती हूं. योर पेरेंट्स हैव रिटायर्ड, हैवंट दे? और वी कैन से अगर है, जैसे कि वी कैन गो फॉर इट, अगर मॉडल ऑक्सिलरी है ही नहीं या हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जेनी ईट्स चीज, डजंट शी? स्टूडेंट्स, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम के लिए अगर नेगेटिव फॉर्म लेना है क्वेश्चन टैग का तो वो आरंट होता है.
ओके वो aren't होता है. जैसे कि I am going to get an email, so it has to be aren't I, not amn't I. There's no word in English as amn't I, it's aren't I. Clear? चलिए let's go for the next. Avoidable solecisms. बहुत सारे बच्चों के सीवीज मैंने चेक किए और मैं ये मिस्टेक बता के थक गई हूं. फादर नेम, मदर नेम, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. फादर्स नेम एपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए. स्पेशली सीवीज पे जब आप पर्सनल डिटेल्स मेंशन करते हैं, प्लीज डोंट राइट फादर नेम, मदर नेम. फादर्स नेम, mother's name. My father name is Shrikant Sharma. My school name is. My school's name is. It has to be apostrophe proper. My father's or his father's name is Shrikant Sharma. Next, children's have come. Many students have this habit of using the word children's. The children's is no word in English. The only word that exists in English is children. Children, not children's. Because children itself is plural. So children have come. Okay? There is one big mistake that generally people make while using this word called as presently. Presently को अगर आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो इसके दो मीनिंग आते हैं. ठीक है? जनरली कोई भी डिक्शनरी में एक वर्ड के 2 या 3 मीनिंग अगर वो देता है तो वहां लिखता है सेंस 1 या फर्स्ट सेंस में क्या मीनिंग है, सेकंड सेंस में क्या है. और जो फर्स्ट वाला होता है वो मैक्सिमम यूज होता है, उस वर्ड उस चीज के लिए पैदा हुआ है. प्रेजेंटली के जो 2 मीनिंग है तो इसमें सबसे पहला मीनिंग है सून और दूसरा मीनिंग है नाउ. दिस इज द फर्स्ट मीनिंग और सेकेंड मीनिंग है नाउ. और ये जो नाउ है ये 17th सेंचुरी के बाद इसको ऑब्सोलीट कर दिया गया है कि नहीं यूज करेंगे नाउ को, बट फिर भी बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं. प्रेजेंटली मीन्स सून. फॉर एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग विथ Infosys. If I'm doing a project with Infosys, I should not say presently I'm working with Infosys. I have to say at present I'm working with Infosys. Clear? Okay, next. Students, this is a CCE formula that I want to take today about motivation. What is the CCE formula? Just go through this for a second. Consistent conscious effort. Consistent conscious effort. Efforts जरूरी है, मेहनत जरूरी है, लेकिन consistent मेहनत जरूरी है. मैंने आपको कहा था ना कुछ बच्चों के डाउट्स है कि मैडम मैं इंग्लिश का इतना कर रहा हूं फिर भी मेरा स्कोर नहीं आ रहा. ठीक है, इसके और भी कई मैं आपको एक सिंपल स्टोरी के फॉर्म में समझाती हूं. डेंटिस्ट, आज की जनरेशन का सबसे बड़ा कर्स है ये. आज की जनरेशन का सबसे बड़ा कर्स है ये कि बहुत किड्स, यंग जनरेशन को डेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं. मे बी बिकॉज ऑफ द ईटिंग हैबिट्स और मे बी बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट दे हैव. बोथ ऑफ माई डॉटर्स में से मेरी जो यंगर डॉटर है, she has done her RCT at the age of 5 years. उसका 5 साल में RCT हुआ. तो जब मैं दोनों को चेकअप के लेकर गई डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट ने कहा कि बड़ी बच्ची के दांत ठीक हैं, छोटी बच्ची को RCT करना पड़ेगा बिकॉज बहुत डीप उनका कैविटी जा चुका है. I said okay. एंड सर कि आज अगर आपके पास टाइम है तो हम पहली सिटिंग ले लेते हैं. मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं पहली सिटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं. वो जब उसको इंजेक्शन दिया गया, वो जो पेन था, वो जो ड्रामा मेरी सेकंड डॉटर ने किया, उससे मेरी बड़ी बेटी काफी डर गई. एंड शी वाज लाइक नहीं बाबा, दांत बहुत इंपॉर्टेंट है मम्मी, मैं अब प्रॉपर्ली ब्रश करूंगी इसको. एंड नाउ आफ्टर दैट शी स्टार्टेड ब्रशिंग हर टीथ ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड. छोटी बेटी को तो इतनी तकलीफ थी क्योंकि एक्चुअल वो पेन से गुजर रही थी, तो उसने तो कान पकड़ लिए कि मैं अब कभी चॉकलेट्स नहीं खाऊंगी, मैं कोई प्रोसेस फूड नहीं खाऊंगी कुछ समय के लिए, बट मैं ब्रश बराबर करूंगी. ठीक, बच्चों ने साइमल्टेनियसली ब्रश करना शुरू किया. दे स्टार्टेड ब्रशिंग देयर टीथ रेगुलरली, प्रॉपरली, साथ में सुबह शाम ब्रश कर रहे थे. लेकिन छोटी बच्ची का क्या था, माय यंगर डॉटर, वो तकलीफ से गुजरी थी. शी न्यू कि आरसीटी का पेन क्या होता है. तो वो जो ब्रश कर रही थी ना, वो कॉन्शियसली कर रही थी.
बड़ी बेटी कंसिस्टेंटली ब्रश कर रही थी, नहीं बाबा उसको इंजेक्शन मिला, मुझे मिलना है, मुझे ब्रश करना है। जब मैं 6 मंथ्स के बाद वापस उनके डेंटल चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा इस बार कैविटी बड़ी बेटी के दांत में आई है। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग देयर। वो डेंटिस्ट की चेयर पे बैठ के शी स्टार्टेड क्राइंग देयर, मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूं, फिर मुझे क्यों आई कैविटी। ब्रश करना डॉक्टर ने कहा इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रश सही तरीके से डेली करना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आपकी सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, मेहनत रोज करना काफी नहीं है, सही मेहनत रोज करना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देना चाहूंगी। वन ऑफ माई कजिन शी डेस्परेटली वांट्स टू रिड्यूस हर वेट। ठीक है, उनका प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो वॉकिंग तो करती हैं, वॉकिंग को जाती हैं, लेकिन वजन ही नहीं कम होता। उसका रीजन ये है कि वो वॉकिंग को जैसे करना चाहिए वैसे करती नहीं है। आधा 1 घंटे की वॉकिंग वो कर रही है, लेकिन किसी से बात करते हुए ग्रुप के साथ एक स्पीड, एक पेस में जिसमें उनके बेसिकली स्वेटिंग हो ही नहीं रही है, एक्सर्शन जितना होना चाहिए उतना हो ही नहीं रहा, तो वॉकिंग का क्या फायदा। बट वॉकिंग हो रही है। सेम थिंग, मैम रीडिंग तो कर रहे हैं, स्कोर नहीं आ रहा। स्कोर कहां से आएगा जब आपकी रीडिंग में कॉन्शियसनेस है ही नहीं, आपका फोकस ही नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं है, आप करे जा रहे हो विदाउट प्रॉपर फॉलोइंग और विदाउट प्रॉपरली फॉलोइंग द प्रोसेस। अगर आप कोई एक्टिविटी करे जा रहे हो, द प्रोसेस विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। मे बी आई कैन से द प्रोसेस विल नॉट गिव यू डिजायर्ड रिजल्ट्स। रिजल्ट मिला है, मेरी जो कजिन वॉकिंग को जा रही है उनको फायदा हुआ, सुबह जल्दी उठ रही है, हेल्थ अच्छी है, फेस अच्छा है, बट डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। सो मेरा कहने का ये मतलब है बच्चा, आपको जस्ट टेक अ लुक एट दिस। Why this pen is not working? This isn't working, Vaibhav sir. अच्छा, efforts आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। मेहनत आपको प्रैक्टिस करवाती है, प्रैक्टिस की आदत दिलाती है, या एफर्ट्स डालोगे तो वो हैबिट भी बन जाती है कभी कभी। कंसिस्टेंट एफर्ट्स करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, बट नॉट द डिजायर्ड वन। जो सोचा था वो नहीं मिलेगा, रिजल्ट तो मिलेगा। कंसिस्टेंट कॉन्शियस एफर्ट करोगे तब जाके तुमको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, जो तुम चाहते हो वो मिलेगा। मैडम मैं रीडिंग कभी कभी करता हूं, फायदा है, रीडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, उसकी आदत बनेगी। मैडम मैं रीडिंग रोज कर रहा हूं, बिना ज्यादा समझे, बिना ज्यादा फोकस के, उसके भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन डिजायर्ड बेनिफिट्स नहीं है, रिजल्ट्स नहीं है जो चाहिए था। और अगर आप रोज रीडिंग कंसिस्टेंटली कॉन्शियसली कर रहे हो तो उसके आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, जो एक्चुअल में आपका स्कोर है। ठीक है, सो फोकस मोर ऑन कंसिस्टेंट कॉन्शियस एफर्ट्स। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट वीक।